तो बजट का पिटारा खुल चुका है और इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बहुत बड़ा सपना सामने रखा है। विकसित भारत। हाँ, विकसित भारत यानी 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा तो वो एक विकसित देश होगा। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इसी सपने के ब्लूप्रिंट की तरह हैं। लेकिन किसी भी बड़े सपने के साथ एक बड़ी कश्मकश भी होती है। मतलब आज की जरूरतें पूरी करें या कल के मजबूत भारत की नींव रखें। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अपना दांव भविष्य पर लगाया है और आज हम इसी की परतें खोलेंगे कि इस दांव का मतलब क्या है। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक दर्शन को सामने रखता है। इसका नारा है महत्वाकांक्षा और समावेश का संतुलन। अच्छा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है। 3 कर्तव्य? हाँ। पहला, अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनाए रखना। दूसरा, लोगों की क्षमता बढ़ाना। और तीसरा, ये सुनिश्चित करना कि विकास का फायदा मतलब हर किसी तक पहुंचे। सरकार इसे रिफॉर्म एक्सप्रेस कह रही है। मतलब पुरानी धीमी पैसेंजर ट्रेन की जगह अब बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है। रिफॉर्म एक्सप्रेस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। वादे बड़े हैं लेकिन देखना होगा कि पटरी तैयार है या नहीं। बिल्कुल। चलिए इस एक्सप्रेस के इंजन को देखते हैं, यानी पैसा। आंकड़े क्या कहते हैं? कितना बड़ा है ये बजट और सरकार की तिजोरी का हाल कैसा है? तो देखिए, आंकड़े ही पूरी कहानी की बुनियाद हैं। इस साल का जो कुल बजट है वो है करीब 53.47 लाख करोड़। 53.47 लाख करोड़? जी। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा है ना, वो है पूंजीगत व्यय का। कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, 12.2 लाख करोड़। अच्छा, आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो देश में कुछ नया बनाने पर खर्च होगा। सड़कें, बंदरगाह, रेलवे लाइन, फैक्ट्री, ये वो निवेश है जो भविष्य में कमाई करके देगा। मतलब ये घर के राशन पर नहीं बल्कि घर बनाने पर खर्च होने वाला पैसा है। बिल्कुल सही। 12 लाख करोड़ रुपए, ये तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जब भी इतना बड़ा खर्च होता है तो सवाल उठता है कि क्या हम अपनी चादर से ज्यादा पैर तो नहीं पसार रहे? राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का क्या हाल है? यहाँ पर वो संतुलन वाली बात आती है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। 4.3%? अब ये आंकड़ा अपने आप में कुछ नहीं कहता। इसे ऐसे समझिए, पिछले साल से ये कम है, जिसका मतलब है सरकार अपनी तिजोरी पर लगाम कस रही है। ओके, तो ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये अभी भी आदर्श माने जाने वाले 3% के स्तर से ज्यादा है। अच्छा। तो यहाँ एक सोचा समझा जोखिम लिया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम विकास के लिए जरूरी खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमें थोड़ा ज्यादा उधार क्यों ना लेना पड़े। और ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि 7% की जीडीपी विकास दर इस उधारी को संभाल लेगी। ठीक है, तो ये एक तरह का कैलकुलेटेड रिस्क है। पर ये जानना हमेशा चौंकाने वाला होता है कि सरकार के पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से है। हाँ, और यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। क्या हमारी टैक्स की कमाई ही सबसे बड़ी है? नहीं, असल में हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि सरकार की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत लगभग 24%। 24%? हाँ, 24% उधारी और अन्य देनदारियां हैं। यानी सरकार के खजाने में आने वाला हर चौथा रुपया उधार का है। हर चौथा रुपया उधार का है? जी। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का, जो हम और आप जैसे लोग देते हैं, और फिर कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनियां देती हैं। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी खटक रही है। आपने कहा कि कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा उधार है। अब देखते हैं कि पैसा जा कहाँ रहा है, सबसे ज्यादा खर्च कहाँ हो रहा है। पैसे जाने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। सबसे बड़ा हिस्सा तो राज्यों को उनके टैक्स के हिस्से के तौर पर चला जाता है, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा खर्च, जो कुल खर्च का 20% है, 20%? वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। क्या सिर्फ ब्याज चुकाने में? जी हाँ, यानी हमने जो पुराना कर्ज लिया हुआ है उसका ब्याज भरने में ही हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है। रुकिए, इसे जोड़कर देखते हैं। हमारी कमाई का सबसे बड़ा जरिया उधार है और हमारे खर्च का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा उसी उधार का ब्याज चुकाना है। ये तो एक तरह के जाल जैसा नहीं लग रहा? क्या हम एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा और बड़ा कर्ज ले रहे हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और अर्थशास्त्री इसी को डेट ट्रैप या कर्ज का जाल कहते हैं। तो सरकार का इस पर क्या कहना है? सरकार का तर्क ये है कि जब तक आपकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, मतलब आपकी कमाई की रफ्तार आपके कर्ज की रफ्तार से ज्यादा है, तब तक चिंता की बात नहीं। जैसे कोई बिजनेस लोन लेकर उसे बढ़ा रहा हो।
बिल्कुल, अगर बिजनेस चल निकला तो लोन चुकाना आसान है, लेकिन अगर विकास दर धीमी पड़ती है तो यही कर्ज एक बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। समझ गई। इसीलिए इस बजट में 7% की विकास दर पर इतना ज्यादा जोर है। सब कुछ उसी पर टिका है। और बाकी खर्च, रक्षा, सब्सिडी? रक्षा पर 11% और सब्सिडी पर सिर्फ 6% खर्च हो रहा है, जो दिखाता है कि प्राथमिकताएं बदल रही हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि सरकार की तिजोरी में पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, लेकिन असली कहानी तो इस खर्च के पीछे के इरादे में छिपी है। बिल्कुल। सरकार इस पैसे से करना क्या चाहती है, यहीं पर बजट के वो 4 बड़े स्तंभ सामने आते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ सरकार ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। जैसे कि 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात हो रही है, जैसे मुंबई, पुणे और दिल्ली, वाराणसी। सोचिए, ये देश में लोगों के आने जाने और व्यापार करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसके अलावा माल ढुलाई के लिए दानकुनी से सूरत तक एक नया फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका क्या फायदा होगा? इसका सीधा मतलब है कि फैक्ट्री में बना सामान बंदरगाह तक और खेतों की उपज बाजार तक बहुत तेजी से और सस्ते में पहुंचेगी। इन 4 स्तंभों में ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा दांव इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन पर ही लगाया जा रहा है। हाँ, आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। दूसरा स्तंभ है उत्पादन और उद्योग, और यहाँ भी बड़े ऐलान हुए हैं। अच्छा। एक है बायोफार्मा शक्ति मिशन। इसके लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसका लक्ष्य भारत को जैविक दवाओं यानी बायोलॉजिकल मेडिसिन का ग्लोबल हब बनाना है। और सेमीकंडक्टर का भी जिक्र था। हाँ, वो सबसे बड़ी घोषणा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ का फंड रखा गया है। 40,000 करोड़? ये कोई छोटी रकम नहीं है। इसे समझने के लिए कोई पैमाना है, ये कितना बड़ा है? इसे ऐसे समझिए कि ये रकम देश के पूरे रक्षा बजट का लगभग 7 से 8% है। अच्छा। इससे पता चलता है कि सरकार चिप बनाने को कितनी गंभीरता से ले रही है। इसे अब सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा माना जा रहा है। सही बात है। आज के दौर में चिप के बिना तो कुछ भी नहीं चलता, फोन से लेकर लड़ाकू विमान तक। बिल्कुल। सरकार चाहती है कि इस मामले में हम चीन या ताइवान पर निर्भर न रहें। और छोटे उद्योगों यानी MSMEs के लिए क्या है? अक्सर बड़े ऐलानों के बीच वे कहीं खो जाते हैं। इस बार उन पर भी ध्यान दिया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का एक SME ग्रोथ फंड बनाया गया है। लेकिन एक जो नई और दिलचस्प पहल है वो है कॉर्पोरेट मित्र। कॉर्पोरेट मित्र, ये क्या है? ये अनुभवी पेशेवर होंगे जो छोटे शहरों और कस्बों में जाकर नए उद्यमियों को बिजनेस चलाना सिखाएंगे। एक तरह से ये बिजनेस के गुरु होंगे। ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अक्सर छोटे व्यापारियों की शिकायत होती है कि इन फंड्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कागजी कार्रवाई बहुत होती है। तो क्या इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी कुछ है? देखिए, बजट भाषण में सीधे तौर पर इसका जिक्र नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट मित्र जैसी पहल इसी दिशा में एक कदम हो सकती है। उम्मीद यही है कि ये मित्र सिर्फ सलाह ही नहीं देंगे बल्कि सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में उद्यमियों की मदद भी करेंगे। चलिए अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, मानव संसाधन और कृषि। हाँ, कृषि जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वहाँ क्या नया हो रहा है? कृषि में टेक्नोलॉजी पे जोर है। जी। भारत विस्तार नाम का एक AI टूल लॉन्च किया जा रहा है। AI टूल किसानों के लिए? जी, ये किसानों के लिए एक गूगल की तरह काम करेगा, जहां वे अपनी भाषा में सवाल पूछकर खेतीबाड़ी से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकेंगे। ये तो बहुत काम का हो सकता है। और बागवानी पर भी खास फोकस है, खासकर काजू, कोको और बादाम जैसी नकदी फसलों पर। और मछुआरों को राहत देते हुए भारतीय जहाजों द्वारा पकड़ी गई मछलियों पर लगने वाली ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। और शिक्षा और रोजगार के बीच की जो खाई है उसे भरने के लिए क्या कोई कदम उठाया गया है? हाँ, और ये बहुत जरूरी कदम है। शिक्षा से रोजगार के सफर को आसान बनाने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। इसका काम क्या होगा? इसका काम यही होगा कि जो कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री को चाहिए उसके बीच का फासला कम हो। और चौथा और आखिरी स्तंभ? चौथा स्तंभ है शहरी और समावेशी विकास। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट है सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का। इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ शहरों को बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा छोटे शहरों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिर वाले शहर विकसित करने की योजना है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और एक छोटी लेकिन दिलचस्प घोषणा है कि भारत ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा। बहुत खूब। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है। इन सब बड़ी बड़ी योजनाओं का मेरी सैलरी, मेरी जेब पर क्या असर होगा? क्या टैक्स में कोई राहत मिली? ये हर बजट का सबसे अहम सवाल होता है। देखिए, इस बार सरकार ने व्यक्तिगत इनकम टैक्स स्लैब में कोई छेड़छाड़ नहीं की है।
कोई बदलाव नहीं। कोई बड़ा बदलाव नहीं। उनका कहना है कि वो टैक्स सिस्टम में स्थिरता लाना चाहते हैं। तो ना कोई बड़ी राहत है, ना कोई नया बोझ। लेकिन कहीं तो कुछ राहत दी होगी। हाँ, एक जगह पे मध्य वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी गई है, और वो है टीसीएस, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। हाँ, ये विदेश यात्रा पर लगने वाले टीसीएस को लेकर बहुत भ्रम और नाराजगी थी। उसमें क्या बदलाव हुआ है? बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। विदेश टूर पैकेज पर जो टीसीएस 20% की भारी भरकम दर से लगता था, 20%। हाँ, उसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी कटौती है। ये तो वाकई बहुत बड़ी राहत है। इसी तरह विदेश में बच्चों की पढ़ाई या इलाज के लिए जो पैसा भेजा जाता है, उस पर भी टीसीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। ये उन हजारों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। और काले धन को लेकर भी कुछ चर्चा थी। हाँ, विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों के लिए एक आखिरी मौका दिया गया है। 6 महीने की एक विंडो दी जाएगी जिसमें वे अपनी संपत्ति घोषित कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 से एक नया सरल इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया जाएगा, जो 1961 के पुराने और जटिल कानून की जगह लेगा। और रोजमर्रा की चीजों में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा? इस मोर्चे पे बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, मोबाइल फोन और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है तो वे कुछ सस्ते हो सकते हैं। और महंगा क्या हुआ? महंगा हुआ है तंबाकू। तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ा है तो उनकी कीमत में 6% की बढ़ोतरी होगी। ये तो हुई आम आदमी की बात। शेयर बाजार में निवेश करने वालों और बड़ी कंपनियों के लिए क्या संदेश है इस बजट में? निवेशकों के लिए तस्वीर मिली-जुली है। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ में रोजाना बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है। क्या हुआ है? हर सौदे पर एक छोटा सा टैक्स लगता है, जिसे एसटीटी कहते हैं। सरकार ने उसे थोड़ा बढ़ा दिया है। और बड़ी कंपनियों के लिए? उनके लिए एक बड़ी राहत है। उन पर एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी एमईटी लगता था, उसे 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है। तो ये कॉर्पोरेट जगत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जी हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये बजट वाकई भविष्य पर दांव लगा रहा है। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश, ताकि विकसित भारत की नींव रखी जा सके। और साथ ही कर्ज को काबू में रखने की कोशिश भी दिखती है। हाँ, और आम लोगों के लिए टीसीएस में कटौती एक सीधी और बड़ी राहत है। सही। तो ये संतुलन ही सबसे बड़ी चुनौती है। जी, लंबी अवधि के भव्य सपने और आम इंसान की रोजमर्रा की जरूरतों के बीच का ये संतुलन साधना ही इस बजट की सबसे बड़ी चुनौती और इसकी सफलता का असली पैमाना होगा।